तो नमस्कार करता हूं एक बार फिर सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एपिसोड नंबर 3 में, इंस्पायरिंग माइंड्स अ टॉक पॉइंट वेयर यू स्पीक वर्ल्ड लिसन्स। तो ये एजुकेटर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म, छोटा सा प्रयास है मेरी ओर से और सभी टीचर्स की सपोर्ट से ये पॉसिबल हो पा रहा है। तो आज एपिसोड 3 में जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो हैं सुनील कुमार सर, जो कि उधमपुर से हैं, उधमपुर के टिकरी रीजन से, और वहाँ एक मिडिल स्कूल है जाकर वहाँ पर ये पोस्टेड है। तो सर की इंट्रोडक्शन तो सब जानते ही हैं कि सुनील, और जो नहीं भी जानते, अगर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ टीचर ऐसे हैं जो ये नहीं जानते, तो मैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सुनील कुमार सर नेशनल बेस्ट टीचर अवार्डी हैं 2020 में। तो सर एक बार फिर उसके लिए आपको कंग्रेचुलेशंस और आपको वेलकम करते हैं आज के इस प्लेटफॉर्म पे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि सर वो फील लें एक बार फिर, और हम भी वो फील ले पाए कि जब वो अवार्ड उन्होंने लिया था और बाद में उनका जो रिपोजिटरी में एक क्लिप डाला गया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं वो शेयर करना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं और फील करने का प्रयास करते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जाखड़ के शिक्षक श्री सुनील कुमार ने अपने उच्च प्राथमिक विद्यालय के बुनियादी ढांचे और शिक्षा परिणामों को सुधारने के लिए लगातार कड़ी मेहनत की है। मैं भी जो भी क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाता हूँ उसको मैं नेचर से जोड़ने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो साइंस है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बच्चों को मैथ्स का कंसेप्ट दे रहे हैं, तो मुझे बच्चों को सर्कमफ्रेंस पढ़ाना है, तो मैं बच्चों को बाहर ले जाता हूँ। तो जो पेड़ है उनका जो ट्रंक है, तो उसका बच्चे खुद जो है उसकी मेजरमेंट करेंगे। ऐप के जरिए बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से टेक्स्ट को रीड नहीं कर पाते हैं। फ्री में जो ऐप्स अवेलेबल हैं उनके जरिए बच्चे जो है ऐप से बच्चे जो है वो पढ़ना सीख रहे हैं। श्री सुनील कुमार के जज्बे को सलाम करते हुए भारत सरकार उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। तो आई होप कि जितने भी ऑडियंस इस वीडियो को देखेगी, जब भी वो देखेंगे तो वो इसको जरूर फील करेंगे। तो अब आते हैं हम सुनील सर की तरफ। तो सुनील सर, आपका वेलकम है इस छोटे से मेरे प्लेटफॉर्म में, एक छोटे से प्रयास में आपका वेलकम है सर। थैंक यू सो मच सर। तो सर ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा फील हुआ, कि क्या वो फीलिंग वापस आती है जब आपने वो अवार्ड लिया था, आपके काम को रिकॉग्नाइज किया गया था, हमारी सरकार ने उसको रिकॉग्नाइज किया था। ये हर टीचर के लिए एक बड़ी प्राउड की बात है सर। क्या आपने आज वो फिर थोड़ी सी ही सही, क्या वो फीलिंग ली? ऑब्वियसली सर इस तरह की फीलिंग आती है, और एवरी टाइम एवरी ईयर व्हेन वी सेलिब्रेट टीचर्स डे, एंड आई certainly feel such type of feeling, because that was a historical moment for me. It was one of the happiest day for me, which will be which will be remembered by me forever. Not only by me, even by my parents, by my students and my staff members, and all my colleagues who supported me in doing various activities related to our department. तो सर ये मैं सभी को बताना चाहता हूं कि बताना क्या है, ये तो हम सभी जानते हैं, सारे एजुकेटर्स हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, अच्छे मैच्योर हैं, जानते हैं कि बहुत बड़ी प्राउड फीलिंग होती है कि जब हमारे एक रीजन का, हमारे एक डिवीजन का किसी टीचर को नेशनल लेवल पे बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया जाता है, तो ये अपने में ही एक प्राउड है। तो जब सर को मिला था, तो मैं तो सर को तब नहीं जानता, तो मैंने हाल में ही सर से थोड़ा कांटेक्ट किया, क्योंकि मेरी इस सीरीज के लिए मुझे उनको बुलाना था। तो मुझे बड़ी खुशी होती है सर, मैं पर्सनल लेवल पे आपको बताऊं कि जब कभी टीचर को सम्मानित किया जाता है तो आई फील रियली प्राउड, क्योंकि मैं भी इसी पेशे से हूं और मैं जानता हूं कि वो फीलिंग क्या होती है। तो आपको एक बार फिर से सर कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस, और ये कंग्रेचुलेशंस आपको हर साल मिलते रहें, यही मेरी उम्मीद है और यही मेरी दुआ है। ठीक है सर। तो सर अब आगे बढ़ते हुए, आप सबसे पहले
थोड़ी सी अपनी जर्नी के बता दें कि सर आप कहाँ कहाँ आपने स्कूलिंग कहाँ हुई, कॉलेज, फिर मतलब जो भी आपने किया, और फिर आप एज ए गवर्नमेंट टीचर कब अपॉइंट हुए सर, थोड़ा सा वो बता दें संक्षेप में सर. ओवर टू यू सर. Yes, sir. Right from the very beginning, sir, I started my education from government sector. Uh, I was given admission at government high school Tikri, which is at present government higher secondary school. And right from first to class 10th, I have obtained my education from there. And after that, after passing class 10th, I studied at a high secondary school Udhampur, which is also a government school, which is at present it is a model high secondary Udhampur. And after that, I pursued my bachelor degree in science from Government Degree College Boys, Udhampur. And after that, I was preparing for some exam, which was related to MSc, MSc Biotechnology. And during the meantime, because of some financial conditions, my parents just appealed me, just advised me to fill to fill the for the post of Rabre Talim, which was scheme launched by government of JNK. And fortunately, I was selected there, and I started my career as a Rabre Talim third teacher at the same school, which was at that time it was a primary school, and later it was upgraded to the level of upper primary school. And this is all about my education. सुनील सर, आप इतना बताएंगे, मतलब आप जिस स्कूल में अभी पढ़ा रहे हैं, आपने एजुकेशन जो Yes. स्कूलिंग है शुरू में वहीं से ली? तो सर एजुकेशन मेरी जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल टिकरी, अच्छा जी. which was later updated to the government higher secondary school Tikri. ठीक ठीक. And the place where I am working, it is a government primary school Jakhad, which is located in the same panchayat, sir. ओके ओके. And it was later upgraded to the level of upper primary school in the year 2014, sir. ओके सर. तो सर And I am working in the same school from the last 20 years. जी जी सर. तो सर जाहिर सी बात है, आपको नेशनल लेवल पे नवाजा गया. बहुत से टीचर्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं. हर किसी टीचर का ये सपना होता है कि उसके काम को रिकॉग्नाइज किया जाए. और टीचर क्या, कोई भी हो, किसी भी फील्ड से हो, वो ये, क्योंकि हम इंसान हैं तो हम चाहते हैं कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा गट फीलिंग या हमारी कॉन्शियस कहती है कि सर आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए. तो चूंकि बहुत से टीचर्स अच्छा काम कर रहे हैं, इस बात की खुशी होती है. मैं भी थोड़ा सा प्रयास करता रहता हूँ अपनी फील्ड Yes, sir. No doubt, sir. No doubt. कभी कभार No कुछ doubt, sir. करने की, अपने आप को बिजी रखने की. तो दैट्स वाई कि मैं आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ मेरी मुलाकात हो जाती है. तो सर मेरा आपसे जो पर्सपेक्टिव बेस्ड सवाल हैं, आप अपनी राय दीजिएगा. लास्ट टाइम जब मेरे एपिसोड पे अंजलि ओम मैडम आए थे, अंजलि ओम रेना, मैंने उनसे भी ये किया था. मैं आपसे भी ये सवाल करता हूं कि अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचिंग में से किसी को प्रेफर करना हो आज के सिनेरियो को देखते हुए, तो आप किसे प्रेफर करेंगे एज ए टीचर, नॉट एज ए पेरेंट? सर आप अपना पर्सपेक्टिव बताएं. So, I think if we talk about offline and online platform, both platform have their own pros and cons. If we, but as your question is related to which I prefer, whether it is offline or online, but still as far as my choice is concerned, I still prefer the offline platform because still there are number of issues. Now we are on the Zoom meeting. Still there are number of issues where we are not able to show the videos properly to our students. And one more thing is, I think it leads to a lot of waste of time because we couldn't have a one-to-one interaction with our students. And when we discuss any idea or concept, any topic which we have to teach to our students, we can't have one-to-one contact with our students. And when there are various queries which student have there in the mind, in
in those cases there is a lot of wastage of time, and these shortcomings I have personally felt, because I have taken a number of online platform for my child, and recently, physics wala, and I have adopted for the 7 day course on the physics wala, and he has just joined a 1 hour class, and in the 1 hour class there was, I think, they have wasted near about 20 to 25 minutes in the dropping of messages. Yes, no, raise your hand, and it was just, I think, a lot of time was wasted in these things. And if we talk about the offline platform, I think such a waste of time doesn't happen, sir. तो ऑफलाइन And में one सर, more thing is that जी जी सर, yes, yes, sir. कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। यस यस सर, हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है कि हम ऑफलाइन में वी कैन यूज द टेक्नोलॉजी सर, एंड nowadays we have Wi-Fi in our homes, and even government is doing its best to provide the same type of connectivity in our schools also, and using their platforms. At present, we have number of platforms available on the net, which are freely available, and while taking online classes, in order to teach a concept thoroughly to our students, in order to give them a deep idea about a particular concept, we can take the help of the technology, sir. ओके सर, सर ऑफलाइन टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग का जो मुझे कंपैरिजन समझ आता है, ऑफलाइन टीचिंग में आप स्टूडेंट को इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप Yes, sir. उनको लर्निंग बाय डूइंग सिखा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऑनलाइन बिल्कुल सर. लेक्चर टाइप मेथड है, और उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है जो मैंने नोटिस करा है कि आप को ये पता नहीं है कि वेदर स्टूडेंट इज लिसनिंग टू यू और नॉट। ही कैन यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर. म्यूट योर सर वही माइक। वही सर वही मैं बात आपको बता रहा था कि हम स्टूडेंट के साथ वन टू वन इंटरेक्शन नहीं कर सकते. वन वन हमें हम क्योंकि हम स्टूडेंट को जस्ट, हाँ, जस्ट हम स्टूडेंट का फेस तो हमें फोन पे दिख रहा है, स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, बट जो है स्टूडेंट का मतलब कौन से स्टूडेंट को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो उस तरह की जो है, जो स्टूडेंट्स में जो भी प्रॉब्लम जो बच्चे फील करते हैं, वो प्रॉब्लम हमारे साथ डिस्कस करने में वो फिर अपना हैंड रेज करेंगे, फिर कोई मैसेज करेगा, फिर हम उसकी चैट को रीड करेंगे. इतना कुछ करने में हमारा बहुत सारा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है. ये चीज होती है वो ऑफलाइन में नहीं नहीं होती है. और ऑफलाइन में जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमें पूरा पता होता है कि कौन से बच्चे को, क्योंकि उनका जो फेस इंप्रेशन है वो हमें दिखाता है कि किस बच्चे को समझ आ रहा है और किस बच्चे को ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है. तो हम बच्चे का जो फेस इंप्रेशन देख के पता चलता है कि इस बच्चे को कोई डाउट है तो हम उस बच्चे को पूछ सकते हैं. बट ऑनलाइन में ऐसा पॉसिबल आई थिंक नहीं है. तो सेकेंडली जो आप कह रहे हो कि उसमें हम बच्चे को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए डायरेक्ट हम बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं. कोई भी प्रोजेक्ट वर्क है या कोई भी हमने कोई एक्सपेरिमेंट्स करने हैं जो ऑन द स्पॉट, तो वो चीज़ पॉसिबल है. बट ऑनलाइन में हम जस्ट बच्चों को वीडियोस दिखा सकते हैं, उसमें बच्चों की जो पार्टिसिपेशन है वो इतनी ज्यादा नहीं रहेगी जितनी कि ऑफलाइन में रहेगी. सर चूंकि मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है और आपका भी, आप भी शायद मैथमेटिक्स ही पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, शायद नहीं पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स को पढ़ाते समय मैंने आपकी वो वीडियो देखी जब, तो मुझे कुछ वहां चित्र दिखे, आपने पेड़ के ऊपर कुछ फार्मूलाज लिखे हैं। तो आपको क्या लगता है सर, ऐसा करने से, मान लीजिए जैसे आजकल हम देखते हैं कुछ टीचर्स जैसे मैथमेटिकल पार्क बना रहे हैं, मैथमेटिकल गार्डन बना रहे हैं, तो ऐसी चीजें कैसे हेल्प करती हैं सर? क्या वो मैथमेटिकल जो फोबिया है बच्चों में, क्या वो थोड़ा बहुत कम से कम कुछ फर्क पड़ता होगा वो रिमूव करने में सर? बिल्कुल सर, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने भी ये चीज़ फील की है कि मैथ से बच्चों में काफ़ी डर रहता है. और इवन कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th तक इवन कि अच्छा स्कोर करते हैं वो, लेकिन जब 11th में उनका सब्जेक्ट सिलेक्शन की बारी आती है, दे प्रेफर्ड मेडिकल इंस्टेड ऑफ नॉन मेडिकल. वो सिर्फ फर्क क्या रहता है, उनको लगता है कि नॉन मेडिकल हमें हमें मैथ मैथ लेना है, और तो मैथ से हमारा छुटकारा हो जाएगा. बट बच्चों को ये नहीं पता होता है कि इवन की जो मेडिकल है, मेडिकल भी अगर बच्चों को पढ़ना होगा तो मैथ उसमें मस्ट है, क्योंकि उसमें बच्चों को फिजिक्स तो केमिस्ट्री पढ़नी है. और आई थिंक क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, आई थिंक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स. और फिजिक्स तभी समझ बच्चे को आ सकती है, फिजिक्स के जो कंसेप्ट हैं, फिजिक्स में जो डिफरेंट जो
एक्सप्रेशंस जो बच्चे ने जो लिखनी होती हैं, तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है, या एक्सप्रेशन तभी बच्चे को, वो जो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो बच्चा तभी सॉल्व कर सकता है अगर उसको मैथ्स के ऊपर उसका अच्छा होल्ड होगा। तो बट प्रॉब्लम वही आती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको मैथ्स मैथ का फोबिया रहता है, मैथ से डर रहता है। बट एज पर माई ओपिनियन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं है, क्योंकि मैं भी, अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी एक मैथमेटिक्स टीचर नहीं हूँ। हमारे स्कूल में मैथ का टीचर अवेलेबल नहीं है। तो मेरा खुद अपना जो स्ट्रीम है वो मेडिकल रहा है। तो मैंने खुद मैथ्स जो है अप टू ट्वेल्थ तक ही पढ़ा हुआ है। बट मैथ्स का टीचर हमारे स्कूल में अवेलेबल नहीं होने के कारण मैं 20 सालों से मैथ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैंने भी बहुत बहुत कुछ सीखा है। मेरे साथ जैसे आपके जैसे कोलीग्स जो हैं मेरे कांटेक्ट में रहे हैं। हरीश सर मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं। ऐसे ही जम्मू से और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से टीचर्स मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्योंकि जब मैथ्स पढ़ाने की बारी आती है तो सबसे पहले हमें बच्चों में इस तरह का जो डर है इसको खत्म करना है। तो इसका इस तरह का जो डर खत्म करने के लिए सिंपल सा एक तरीका जो मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा बुक से पहले ही दूर रखो। क्योंकि बुक्स का जो साइज होता है उसको देख के ही, उसमें जो डिफरेंट एक्सरसाइज होते हैं वो देख के ही बच्चे डर जाते हैं। और मैथ्स को जितना हम रियल लाइफ के साथ बच्चों को जोड़ेंगे, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को बच्चे जब उसको समझेंगे, जितना वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड तरीके से बच्चों को हम समझाने की कोशिश करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, बच्चों को नेचर में जो मैथ्स दिखाएंगे, नेचर में हम नेचर वॉक पे बच्चों को ले जाते हैं, स्कूल बाहर पार्क में ले जाते हैं, तो वहां पर हम, मुझे लग रहा है मैथ्स के जितने कंसेप्ट हैं या अपनी डेली लाइफ में हमारे जो जो भी हैपनिंग्स होती हैं, हम परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो डिफरेंट मेजरमेंट्स करते हैं, हम चलते हैं, स्कूल का हमारा जो पूरा एरिया है, तो वहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जैसे एंगल का कंसेप्ट है, एरिया का कंसेप्ट है, सर्कमफ्रेंस का कंसेप्ट है। तो ये हम बच्चों को बहुत सिंपल तरीके से समझा सकते हैं। तो और मैथमेटिक्स नेचुरली अभी जैसे, यस सर, अभी जैसे मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, जैसे हम बच्चों को डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाते हैं। तो डिविजिबल टेस्ट जो है ये, मतलब उससे ना बच्चों को, जैसे एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, या मतलब ये उनको देखना कि कोई पर्टिकुलर नंबर जो है होता नहीं होता है। तो हम ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये हम बच्चों को, मतलब बड़े सिंपल तरीके से, मैंने बच्चों को जब पढ़ाया तो मैं आपको बताता हूँ, मैं बच्चों को बताता हूँ कि आज मैं आपको मैथ में मैजिक दिखाऊंगा। तो सपोज एक बड़ा सा नंबर ले लिया, सपोज हमारे स्कूल का जो यूडाइस कोड है, विच इज आई थिंक 9 to 10 डिजिट नंबर होता है। तो बच्चों को बताना है कि इस नंबर को बिना आपने डिवाइड किए, आप मुझे बताओ कि क्या ये नंबर जो है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो जब मैं बच्चों को बताऊंगा कि मेरे पास मैजिक है, मेरे पास मैजिक मैजिक है, लेकिन आपके पास वो मैजिक नहीं है, मैं आपको मैजिक सिखा सकता हूँ। जब बच्चों ने वो मैजिक समझा, तो बच्चों ने देखा वाह, ये तो हम जस्ट नंबर को देख के बता सकते हैं कि इज डिविजिबल और नॉट। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि यही बात आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, अपने एल्डर ब्रदर जो आपके हायर सेकेंडरी में या हाई लेवल पे पढ़ते हैं उनको पूछिए, क्या उनको पता है। तो इससे एक हम एक बच्चों में ना एक हैप्पीनेस और जो है ना, एक जो इंटरेस्ट जो है वो बच्चों में हम क्रिएट कर सकते हैं सर। सर एक यही मैं जानना चाह रहा था कि इन्वॉल्वमेंट होती है, और सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों को जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ाएं, आप पहले तो उनमें क्यूरियोसिटी जनरेट करवाएं, हाँ, कि वो सीखना चाहें, एक एक पॉइंट ऐसा ले आए जी सर। कि वो भूखे हो जाएं कि यार अब मुझे सिखा दो। एक वो पॉइंट ऐसा आना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि वो हम उनको बताएंगे कि ये मैजिक है, तो बच्चा थोड़ा क्यूरियस हो जाएगा। अदरवाइज हम सीधा लेक्चर मेथड अपनाएंगे, दैया बेटा, हाँ, कि डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, ये कहता है, तो बच्चा कभी ध्यान नहीं देगा। तो मेरा भी और आपका भी मानना है कि हम मैथमेटिक्स को अगर अच्छे ढंग से प्रेजेंट करें तो मैथमेटिक्स टफ नहीं है, ठीक है। और मैथमेटिक्स तो क्वीन ऑफ ऑल द साइंसेस, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। इज द क्वीन ऑफ ऑल द साइंसेस। चूंकि मैं केमिस्ट्री के साथ भी डील करता हूं, तो कभी कभार मैं देखता हूँ बच्चों न्यूमेरिकल में फंस जाते हैं बच्चे। वो क्यों फंसते हैं? क्योंकि उनका बेसिक कैलकुलेशन ठीक नहीं है, उनको बेसिक तो मैं, मैथमेटिक्स नहीं आता है। सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगा, बिल्कुल लास्ट सवाल पर्सपेक्टिव बेस्ड, वही पर्सपेक्टिव बेस्ड रहेगा कि कैसे, चूंकि मैंने देखा है और ये सुना है कि आपकी जो स्कूल की बिल्डिंग है सर, वो दिखने में बड़ी सुंदर लगती है, आपने उस पर बहुत काम भी करा है। तो सर अगर हमें एनरोलमेंट बढ़ानी हो स्कूल के अंदर, जो कि हमारी गवर्नमेंट का एक मोटिव है, और हम टीचर्स गवर्नमेंट के साथ हैं, हमेशा होते हैं, बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स, तो हमें क्या करना चाहिए सर
कि एनरोलमेंट बढ़े, स्पेशली प्राइमरी स्कूल्स में सर, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ेगी तो ही मिडिल में आएंगे। तो प्राइमरी स्कूल में एनरोलमेंट कैसे बढ़ाई जाए सर? कोई एक दो स्टेप्स आप बता दीजिए, क्योंकि बड़े इनोवेटिव टाइप ऑफ टीचर हैं मुझे लगता है, तो वो कोई इनोवेटिव आइडियाज एक दो आप बता दें, हो सकता है आपके मीडियम में से कोई हमें सुन पाए, प्लीज सर। तो जहाँ तक कि एनरोलमेंट को बढ़ाने का जो हमने एक हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जहाँ तक इसका जो क्वेश्चन उठता है, तो इसमें मुझे लगता है सबसे पहले हम जो टीचर्स लोग हैं, हमारे में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। हमारे में मतलब ये चीज़ होनी चाहिए कि हमारा जो जॉब है उसमें हमें 100% जो है वो हमें देना है। मे भी हमारे पास उस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है अभी। तो अगर हम अ, अपने गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो देयर इज लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करें तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि हमारा जो स्कूल है के सराउंडिंग में जितने भी जो प्राइवेट स्कूल्स होंगे, अगर आप उनके साथ हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर करोगे तो आवर स्कूल हैज मच बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सर। बट सिर्फ जब तक बात वही आ गई कि जब तक जो है हम टीचर्स इंटरेस्टेड नहीं हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले कहते हैं कि हमारा जो मन है वही फिरे तो माला फिरती है सर। तो हमें उस तरह का जो है स्कूल में जो इन्वायरमेंट है वो हमें क्रिएट करना है। हमें इस तरह के जो हमारे पास जो बच्चे हैं, देखो हम स्कूलों में एनरोलमेंट ड्राइव चलाते हैं, बट मेरा अपना जो ओपिनियन है कि हमें एनरोलमेंट ड्राइव भी चलाने की जरूरत नहीं है सर। क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम ना वो जबरदस्ती किसी को बोलेंगे आप अपने बच्चे हमारे स्कूल में डालो, सोसाइटी में जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, उनको जबरदस्ती करेंगे आप हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो हमारी हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो आप बच्चों को हमारे स्कूल में डालो। तो मुझे उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं दिखता है। बट अगर हम स्कूल में जो हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उसमें से कुछ ऐसे एग्जाम्पलरी बच्चे क्रिएट कर रहे हैं, हम उन बच्चों का जो लर्निंग आउटकम्स हैं जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो बच्चों में दिख भी रहा है नहीं दिख रहा है? क्या जो हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं उनका जो लेवल है, क्या उस लेवल पे वो बच्चे जो हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, तो क्या वो बच्चे उस लेवल पर फॉल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हमें वो चीज अचीव करनी है। जी जी सर, एट सर प्रेजेंट मतलब जो मेरे पास जो बच्चे। कुल मिला के हम ये कहें कि जी सर। हमारे एक्शंस अच्छे होने चाहिए। हम बिल्कुल कुछ सर, बिल्कुल ऐसे सर, बच्चे, जैसा। हम सोसाइटी में हाँ। कुछ ऐसे बच्चे सामने ला पाए हम्म, जिनको देख के बाकी हम्म, पेरेंट्स भी कहें कि यार ये भी तो गवर्नमेंट स्कूल से बच्चा निकला है, बिल्कुल बिल्कुल ये सर। भी तो कुछ बना सर है। वो है ना कि वो एक कहावत है ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो वो चूंकि चीज हमें इम्प्लीमेंट करनी अब है। चूंकि एनरोलमेंट ड्राइव जो है ये पार्ट ऑफ द सर्विस है, हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट का आर्डर हुआ और हमें कंप्लायंस करते हैं और पूरे मन से करते हैं, ठीक है, तो वो तो पार्ट ऑफ सर्विस है। बट एक हमारा जो एक हमारा क्या, एक सभी का ये एक आइडिया जरूर होगा कि हमें खुद जागना होगा। यदि हम खुद जागेंगे तो बच्चे खुद ब खुद आएंगे, हमारे एक्शंस अच्छे हो जाएं तो बच्चे खुद ब खुद आएंगे। तो सर एक लास्ट मैसेज, सिर्फ 1 मिनट में, पूरी टीचर फ्रेटर्निटी के लिए 1 मिनट में आप वो संक्षेप में कर दीजिए सर, सुनील सर। ये सर मैं तो मतलब शॉर्ट में यही कहना चाहूंगा, वी आर ह्यूमन बींग सर, एंड वी हैव टू लिव फॉर ह्यूमैनिटी। तो हमारे में हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारे में ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। हम एक तो टीचर तो हम है ही हैं, तो कि जो टीचर जो है वो एक उसका जो रोल है वो मल्टीपल रोल रहता है सोसाइटी में। तो हमें वही रोल जो है वो प्ले करना है। और हमें जो सोसाइटी में आई थिंक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें दी गई है। हमें जो बच्चे हैं, दूसरों के जो बच्चे हैं, उनको हमें उनका जो लेवल है उनको मतलब उनको उस तरह से डिजाइन करने की ड्यूटी दी गई है कि उनका भी जो फ्यूचर है, उनके जो परिवारों का जो फ्यूचर है वो भी आने वाले टाइम में अच्छा हो। क्योंकि हमारे सेक्टर में, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में जो आई थिंक 95% आऊँ, मैं तो 100% ही कहूँगा, जो बच्चे हमारे स्कूलों में आ रहे हैं वो सर जो अंडर प्रिविलेज जो सेक्शन सोसाइटी के वहीं से आ रहे हैं। तो मैं तो उनमें वही देखता हूँ कि जो हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं इनका भी जो आने वाला जो कल है वो अच्छा हो। तो वो चीज़ तभी पॉसिबल हो सकती है जब हम सभी टीचर्स एक साथ होके उन बच्चों में अपनापन देखें, उन बच्चों में अपने बच्चों को देख पाएं। तो तभी हम उन बच्चों को ये चीज जब हमारे माइंड में रहेगी कि ये हमारे बच्चे हैं, तो उनको उस तरह का एजुकेशन दें जो जो हम अपने बच्चों के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। तो
होप कि जो जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें भी जो पॉवर्टी लेवल है वो खत्म हो जाएगा, तो उनमें भी एक फीलिंग ऑफ जो जॉय है इन फ्यूचर तो वो देखने को मिलेगी। तो थैंक यू सुनील सर, आप आए हमारे इस छोटे से इनविटेशन पे, ब्रीफ नोटिस पे आप आए, तो आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं और अपनी पूरी ऑडियंस थैंक को। यू सर। मैं भी सर, हम तो इंटरव्यू मैं आई एम आल्सो वेरी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर क्रिएटिंग such a nice initiative where you are inviting the teachers not only from I think JNK, you will also invite teachers from the different states of India. I think Yes, yes, I will I invite think from so. other states also. And Firstly, I'm trying to cover yeah, J&K. yeah, yeah, sir. And it is just a social cause. You are doing a social cause, because you are doing this job voluntarily, and you have to spend a lot of time for that, sir. So I wish you all the best for all your future endeavors, sir. थैंक यू सुनील सर। तो एक बार फिर पूरी ऑडियंस को, जितने भी टीचर्स, जो भी एडुकेटर्स हैं, यदि इस वीडियो को जब भी देखें तो प्लीज इसको शेयर करें। शेयर करने का मोटिव यही है कि मैक्सिमम टीचर्स इसको सुन पाए, मैक्सिमम टीचर्स के आइडियाज सुन पाए, मैक्सिमम लोग टीचर्स के आइडियाज सुन पाए। यही मोटिव है इस प्लेटफॉर्म का। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ सुनील सर एक बार फिर थैंक यू एंड थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं एपिसोड नंबर 4 में।